हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 21 अप्रैल और आज का दिन है संडे। आज द हिंदू का 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टॉपिक इवन चर्चे में है इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। बताया जा रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का जो इसराइल इंडिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, कैन इंडिया एस्केप बीइंग कॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। ये जो ईरान का इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इंडिया इसमें एस्केप कर पाएगा? क्योंकि इंडिया का कुछ मेजर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें एक तो I2U2, ठीक है, इसराइल, इंडिया, ठीक है, US एंड UK जो 4 मेजर ये है, उसमें मेजर जो I2U2 प्रोजेक्ट है। दूसरा जो है IMEC इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो यूरोप कॉरिडोर, और जो है INSTC इंटरनेशनल जो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये काफ़ी प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर इम्पैक्ट होने का चांस है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा ट्रेड है, जो रिलेशन ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन है, इसका भी इम्पैक्ट होने का चांस है। तो पॉइंट को एवरी पॉइंट हम डिटेल डिस्कस करेंगे। बताया जा रहा है ईरान और इसराइल फर्स्ट टाइम डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। लास्ट 13-14 अप्रैल को ईरान ने 350 ड्रोन मिसाइल क्रूज मिसाइल से ईरान इसराइल के ऊपर जो हमला किया था। उसके बाद जो लेटेस्ट 19 अप्रैल इसराइल में भी जो है ड्रोन और मिसाइल के साथ ईरान का जो न्यूक्लियर और बेस को हमला किया। ऐसा देखा जा रहा है जो वेस्ट एशिया में अभी जो वार का जो वातावरण हुआ था, इसका ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी लंबा चलने वाला है। ठीक है, इसका ऊपर हम डिटेल्स हिंदू का एनालिसिस है, उसका हम डिटेल डिस्कस करते हैं। अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 का जो हमास लोग इसराइल के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद इसराइल जो उसके ऊपर ऑफेंसिव अटैक काफ़ी किया था गजर के ऊपर, गाजा के ऊपर। उसके ऊपर जो टेंशन जो है, जो एक तो काफ़ी रेड सी क्राइसिस है, ऑनगोइंग रेड सी क्राइसिस है। और हुता येमेन जो ग्रुप है वो ईरान बैक बाय ईरान जो है, ईरान का जो बैक है, वो लोग क्या जो रेड सी क्राइसिस इसराइल लिंक जो ये जो शिपमेंट है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसका जो रेड सी क्राइसिस है काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, इसके बाद जो होते लेवल येमेन क्राइसिस है उसका ऊपर जो है इसराइल ऑफेंसिव होगा, ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। मैटर क्या हुआ था, ये तो मैटर चल रहा है, रेड सी क्राइसिस मैटर तो चल रहा है, लेकिन लास्ट 1 अप्रैल को जो है इसराइल ने क्या किया था। इसराइल ऐसा सोचा जा रहा है, इसराइल ने जो ईरान का एक एम्बेसी है दमास्कस, सीरिया दमास्कस में, वहाँ पे हमला किया था। वहाँ पे जो 7 जो एक मिलिट्री जो डिप्लोमेट मर गया, एक्सपायर हो गया था। उसके सीनियर कमांडर है मोहम्मद रेजा जाहिदी, सीनियर कमांडर है। ये सीनियर कमांडर क्वाड फोर्स जो है सीनियर कमांडर है, उसका काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, वो मारा गया था। ठीक है, बताया जा रहा है नॉट जिहादी डायरेक्टली रिस्पॉन्स, उसका काम था मैनेजिंग द ईरान रिलेशनशिप, ईरान के रिलेशनशिप से बाकी जो लेबनीज हिजबुल्ला है, और सीरिया गवर्नमेंट और जो मिलिटेंट्स हमास और पैलेस्टाइन गोष्ठी के साथ जो है उसका रिलेशन, ईरान का रिलेशन मेंटेन करने का काम जो है, इसका मेजर काम था मोहम्मद रेजा जिहादी, जो 1 अप्रैल अटैक में वो अटैक बाई इसराइल उसको मारा गया था। इसके बाद जो है क्योंकि जो इसराइल इसके ऊपर ये सब क्लेम उसका नहीं लिया, डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फिर भी जो है जो ईरान का जो सीनियर आयतुल्ला अली खामेनी जो है, इन्होंने जो इजराइल सीनियर सुप्रीम लीडर, ईरानियन सुप्रीम लीडर, इन्होंने बोला जो है इसराइल का जो है पाँच भी पानिश एंड इसराइल को जो उन्होंने जो 1 अप्रैल को दामाद ईरान जो है दूतावास में हमला करके जो सीनियर कमांडर को मारा दिया, कूड फोर्स का सीनियर कमांडर मारा दिया गया, इसलिए इसराइल को पनिश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो बिडेन, यूएस का जो बिडेन है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट यूएस में, उसको जो इन्होंने मना किया था ईरान को कोई भी हमला जो इसराइल के साथ ना करे, क्योंकि यूएस इसराइल के फेवर में आके आया था। इसराइल के साथ जो जॉर्डन है और भी यूके और भी जो है इसराइल के फेवर में आके बात की। लेकिन ये भी है जो बिडेन ये भी मना किया था, ईरान को मना किया था कोई भी अटैक ना करे, अगर अटैक करेंगे तो इसराइल के फेवर में रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी ईरान जो है अटैक किया था। ईरान जो है अप्रैल
12 अप्रैल को ईरान जो एक शिप जो है क्या था 17 को जो है सीज इसराइल लिंक शिप MSC आयरिस, इसराइल शिप जो है स्टेट ऑफ हरमुज से एक इसराइल लिंक शिप जो है, लिंक शिप कहाँ जा रहा था, दुबई से लेके मुंबई जा रहा था शिप। इसको इसराइल जो ईरान जो है ये फोर्स जो है रेवोल्यूशनरी फोर्स, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उन्होंने अटैक किया, उसको कब्जा कर लिया था। इसमें 17 मेंबर इसराइल ऑफ इंडियन मेंबर्स और भी कोई थे, टोटल 25 क्रू मेंबर थे, उसमें 17 इंडियन मेंबर्स थे। ठीक है, रिसेंटली आप देखा पेपर में आएगा रिसेंटली, तो उसके अंदर जो 17 इंडियन क्रू मेंबर था उसके अंदर एक इंडियन वुमेन था, उसको वापस लेके गया। अभी भी 16 इंडियन क्रू में अभी भी ईरान में है, लेकिन इसका बातचीत चल रहा है। लेकिन अभी भी ईरान गवर्नमेंट ऐसे कुछ एलिगेशन जो 17 इंडियन क्रू मेंबर ऐसे कुछ उन्होंने एलिगेशन नहीं किया। वो ऐसे बोल रहे थे कि कोई भी टाइम उसको वापस ला सकते, अभी भी क्लियरिटी नहीं किया, अभी अनक्लियर बता रहा है। ये जो रिलेशन है ये भी काफ़ी आगे इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद अप्रैल 13 अप्रैल को ईरान जो है 30 to 350 ड्रोन्स मिसाइल डायरेक्ट अटैक किया, इसराइल के ऊपर अटैक किया था। फिर भी अभी जो इसराइल ऐसा बताया जा रहा है 99% जो है ड्रोन मिसाइल को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, उन्होंने अटैक उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन यार्ड में डिस्ट्रॉय किया था। फिर भी इसराइल जो है बताया जा रहा है उसको ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक करेंगे, उसको बदला लेंगे, ऐसा उस टाइम बताया था। फिर भी जो बिडेन जो इसका उन्होंने मना किया था इसराइल को कोई भी अटैक ईरान के साथ ना करे। अगर इसराइल के साथ ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो यूएस उसका फेवर में नहीं रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, फिर भी इसराइल ने 19 अप्रैल को ईरान के ऊपर लॉन्च किया, हमला किया था, उसका जो न्यूक्लियर बेस है और जो इसके ऊपर मेनली अटैक किया था। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन रिस्पेक्टली आस्किंग पीएम नेतन्याहू जो टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिस्पॉन्ड जो है ईरान के स्ट्राइक है उसको ना करे। ठीक है, फिर भी जो है इसराइल उसके ऊपर अटैक किया था। अभी बातचीत ये चल रहा है इसके ऊपर इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर कितना पड़ेगा, इंडिया का इम्पैक्ट, क्योंकि इंडिया दोनों का से इसराइल ईरान के साथ जो है रिलेशन काफ़ी अच्छा थे, इसलिए इंडिया के जो है जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बहुत जो है ईरान और जो इसराइल दोनों का फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत कर रहा है। ठीक है, इनके साथ दोनों का रिलेशन मेंटेन कर रहा है, क्योंकि दोनों के साथ इंडिया के रिलेशन भी दोनों का मेंटेन कर रहे हैं। फिर भी ये दोनों जो है इंडिया के साथ जो है एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छा है। तो इंडिया से रिलेशन दोनों का ऐसे कुछ बातचीत नहीं करे जो कोई भी एक ईरान और इसराइल किसी के अगेंस्ट ऊपर बन जाए, इसलिए इंडिया जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन कर रहा है। अभी जो ईरान जो है बताया हाउ विल ईरान रिस्पॉन्ड टू इसराइल स्ट्राइक, इसराइल के ईरान क्या स्ट्राइक ले सकते हैं। ईरान जो है काफ़ी जो ऑलरेडी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, जो हिजबुल्लाह लेबानन जो है उसके ऊपर ईरान सपोर्ट कर रहे हैं, लेबानन के इसराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ठीक है, इनडायरेक्टली दे होते ही ईमेन जो उसके ऊपर ईरान बैक्ड है, उसका हमास इन गाजा आधा मिलिटेंट्स जो है जो इसराइल के ऊपर जो है अटैक करते हैं उसको ईरान सपोर्ट करेंगे। पहला जो है इसराइल क्या करते हैं, इसराइल जो है बहुत सारी जो अटैक जो करते हैं उसको मेनली जो है कभी जो न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट है उसका जो बेस है न्यूक्लियर बेस है उसके ऊपर इसराइल जो अटैक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन जो है वेस्ट एशिया में एक युद्ध का वातावरण क्रिएट हो गया है। क्लियर है। अभी इंडिया के ऊपर रिलेशन इम्पैक्ट कितना रहेगा, इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट कितना रहेगा। एक तो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज बोथ कंट्रीज जो है कोई भी डिफिकल्ट मेंटेन दोनों के साथ मेंटेन रिलेशन, इसराइल और ईरान दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो मैं तो ऐसे नाइदर साइड नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे बात। एक तो बात है स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या रहेगा। ठीक है, एक तो I2U2 ये इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसका डिटेल डिस्कस थोड़ी देर बाद करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे। दूसरा जो है IMEC। ठीक है, IMEC जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है एक इसका ऊपर जो बातचीत चल रहा है, इसका जो चाइना का अगेंस्ट में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका ये रोड भी है, इसराइल के साथ रिलेशन है, ये भी एक रोड इफेक्ट हो सकता है। चाहवार पोर्ट वो भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। चाहवार पोर्ट का ईरान का चाहवार पोर्ट है, उसके साथ इसराइल ईरान के साथ जो है इंडिया का रिलेशंस काफ़ी बूस्ट अप होने के चांसेस है। इसमें क्या अगर चाहवार पोर्ट के थ्रू
इंडिया पाकिस्तान बाईपास करके अफगानिस्तान के साथ और जो है सेंट्रल एशिया में अपना रिलेशन अपना जो कनेक्टिविटी और बूस्ट अप करेंगे। INSTC जो INSTC कॉरिडोर जो है ये हम डिस्कस करेंगे, इसका क्या क्या इम्पैक्ट रहेंगे। ठीक है, ऑयल इम्पैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ऑयल इम्पैक्ट तो हो सकता है इंडिया जो यूएस का जो ईरान का साथ जो है पहले ऑयल लेते थे, लेकिन बीच में 2018 के बाद जो यूएस का जो थ्रेट तो यूएस होने के बाद जो है बंद कर दिया था। हो सकते है इंडिया दोबारा ईरान के साथ जो ऑयल का जो है क्रूड ऑयल जो परचेज करे। ठीक है, ऑयल जो ये राशिया का ईरान का जो रिलेशन, राशिया यूक्रेन के वॉर में ऑयल का इम्पैक्ट तो हुआ था। हो सकता है अभी इंडिया ईरान के साथ जो दोबारा ऑयल प्रोक्योरमेंट चालू करे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इन्फ्लेशन, अपना इकोनॉमिक इन्फ्लेशन और जो जेटरी मार्केट इंटरेस्ट रेट लाइक टू बी केप्ट हाई। जेटरी मार्केट इन्फ्लेशन जो भी वो भी आज के लेक्चर में IMF जो है इसको इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का काफ़ी एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश की थी। ट्रेड इम्पैक्ट ऑलरेडी जो है रेड से क्राइसिस और हरमुज पोर्ट ऑफ हरमुज जो है उसका जो इम्पैक्टेड है, उसके बाद जो क्राइसिस है, उसके बाद ऑलरेडी जो बड़ा बड़ा शिप जो है लॉन्ग रूट फॉलो कर रहे हैं, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्रीज हो गया, उसको भी इन्फ्लेशन का रेट प्राइस सेट इंक्रीज हो रहा है। लॉन्गर रूट और अराउंड रीजन की क्लाउड टू कंट्री भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेड का इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवल इम्पैक्ट अगर देखो रूट, अगर ये जो रिलेशन जो ये जो वार इम्पैक्ट है उसके लिए जो उसका जो लॉन्गर रूट फॉलो करेंगे, इवन जो एयर फ्लाइट जो लॉन्गर रूट फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए कोई ट्रैवल टिकट भी इंक्रीज होगा। इसके बाद ऑलरेडी जो सस्पेंडेड इंडिया से इसराइल का जो फ्लाइट जाते तो वो भी सस्पेंडेड है। लेबर तो इम्पैक्टेड है, लेबर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा गाल्फ कंट्रीज में काफ़ी सारे माइग्रेटेड इंडियन, बहुत सारी इंडियन माइग्रेटेड वर्कर्स गाल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसराइल में जो है 18,000 है और जो है ईरान में 10 to 15,000 जो माइग्रेटेड वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी इम्पैक्टेड होगा ऐसा सोचा जा रहा है। इवन जो यूपी से भी 6,000 के ऊपर जो है वर्कर्स इसराइल में जाना था, तो उसका टिकट वगैरह हो गया, वो भी पेंडिंग है। हो सकता है उसको कैसे करें, वो भी अंडर होल्ड, फिलहाल तो होल्ड है, ये भी ऐसा सोचा जा रहा है। इसके बाद काफ़ी सारी जो मर्चेंट नेवी क्रू जो है काफ़ी सारी जो है इंडियन है, वो भी लोग भी इम्पैक्टेड होगा ऐसा सोचा था। मतलब काफ़ी सारी वर्किंग जो कंडीशन जो है ये भी कंडीशन होगा ऐसा बोला जा रहा है। about Indian crew on board various ship with about 2.5 lakh merchant navy, 2.5 lakh merchant navy जिसका क्रू है वो भी जो इंडियन रैंक 3rd नंबर में है, वो भी जो इम्पैक्टेड होगा। हम बात कर रहे थे I2U2 ग्रुपिंग। I2U2 मतलब I2U2 इज ग्रुपिंग फॉर्म 4 नेशन जो है इंडिया, इसराइल, UAE एंड US। ठीक है, ये जो 4 नेशंस है इंडिया, इसराइल, UAE एंड ये दोनों है गिवन दी इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से कई सारे मैटर में लोग जो है एक ग्रुपिंग बनाया था, फोकस ऑन एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन in the Middle East and Asia, including जो ट्रेड, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज का एक्शन है, एनर्जी कोऑपरेशन से इस सारी फैक्टर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मेरीटाइम सिक्योरिटी, इस सारी टॉपिक के ऊपर ये लोग आगे डिस्कशन करेंगे, इंप्रूव करेंगे। मेनली जो है जब ग्लोबल फूड एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू रशिया यूक्रेन के बाद जो वॉर हुआ था, उसके बाद एनर्जी और फूड का गुड्स का फूड का रिलेटेड इम्पैक्ट हुआ था, उसको भी I2U2 जो ग्रुपिंग हुआ था वो भी जो है कंट्री का कोई भी रिलेशन, इसराइल का रिलेशन खराब हुआ, ठीक है, हो सकता है इस ग्रुपिंग का इम्पैक्ट खराब होगा। इसलिए इंडिया के साथ बोथ इसराइल और ईरान दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन कर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है चाबहार पोर्ट जो ईरान में पोर्ट है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। ठीक है, ये अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है। इंडिया चाह रहा है ये चाबहार पोर्ट जो है, ये चाबहार पोर्ट में जाके यहाँ पे जाके ये अफगानिस्तान थ्रू मतलब पाकिस्तान का बाईपास कर ले। ठीक है, द पोर्ट ऑफ चाबहार ये लोकेटेड साउथ ईस्टर्न ईरान इन द गाल्फ ऑफ ओमान है। साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है वहाँ पे चाबहार पोर्ट है। ईरान डायरेक्ट एक्सेस टू ओशन। It is the considered gateway golden opportunity of trade by India, Iran, Afghanistan with Central Asian country। मतलब बीच में पाकिस्तान को बाईपास हो जाएगा बीच में। ये अगर रूट फाइनलाइज हो जाएगा तो इंडिया के साथ ईरान, अफगानिस्तान और जो सेंट्रल
एशियन कंट्रीज है उसके ऊपर जो है अच्छी रिलेशन बन जाएंगे और ट्रेड मतलब रूट और फाइनल हो जाएंगे। लेकिन ये भी है, चाबार पोर्ट भी अगर इंडिया का श्रीलंका ईरान का रिलेशन से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या क्या पॉइंट ये होगा? fastest port most significant Chabahar port is the bypass पाकिस्तान by in transporting goods to अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये पाकिस्तान बाईपास हो जाएगा। चाबार पोर्ट बूस्ट इंडियन एसेस टू ईरान के गेटवे द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है इसके साथ जो है सी रेल एंड रोड थ्रू बिटवीन इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, इसका रशिया का जो रूट बन जाएगा, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की रूट बन जाएगी। चाबार पोर्ट विल बी बेनिफिशियल इन इंडिया काउंटरिंग चाइनीज प्रेजेंट इन द अरेबियन सी। चाइना जो है पाकिस्तान में जो है गदवार पोर्ट में अपना पोर्ट बना रहे, लेकिन इसका एक रिप्लेसमेंट जो है चाबार पोर्ट जो पोर्ट में इंडिया का रिलेशन बन जाएगा, तो एक चाइना का जो काउंटरिंग जो अरेबियन सी उसके ऊपर जो है भाई ये बनेंगे। With the Chabahar port being the developed operated by India, Iran also become the military ally in India के साथ जो है पोर्ट मिलिट्री ally भी इम्पोर्टेंट रोल बन जाएगी। With Chabahar port becoming the functional, there will be significant boost of import of iron ore, sugar, rice to India. Import जो है बाकी से import भी इंक्रीज होगा। Import cost of oil India will also be lead to considerable decline. Oil जो cost है इंडिया पर वो भी डिक्लाइन हो जाएगी, रशिया का जाएगा इधर से आ जाएगा, डायरेक्ट घूम कर रहता वो भी जो इम्पोर्ट इधर से आ जाएंगे। दूसरा INSTC है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है द मल्टीमोडल रूट बिगिन इन मुंबई इंडिया गोज टू बंदर अब्बास जो है एंड बंदर अंजलि इन ईरान, ईरान में दो पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस द कैप्शन, एक कैप्शन सी पोर्ट क्रॉस करने के बाद जो है ठीक है रीच जो है अकर खान एंड मॉस्को पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है रशिया, मॉस्को रशिया वो जो है पहुंच जाएंगे, बीच में जो है कैरेबियन सी पास क्रॉस करके। एम क्या होगा? द मेन पर्पस ऑफ द कॉरिडोर इज टू रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट जो है एंड ट्रांसिट टाइम बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया का रशिया का जो टाइमिंग है पहले घूम के जाता था, ठीक है, इतना घूम कर जाता था, अभी टाइमिंग जो रूट भी है वो नज़दीक हो। इंडिया का रशिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है ये भी रूट काफ़ी छोटा हो जाएगा, बहुत सेविंग होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF जो है एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ किया। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ किया। उन्होंने ये बताया अब द रिस्क ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इन द इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर उन्होंने वार्निंग दिया था इसके ऊपर। और ये भी बताया तो इंक्रीजिंग साइबर अटैक ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन अनरेगुलेटेड क्रेडिट मार्केट, जो अनरेगुलेटेड क्रेडिट मार्केट है वो लोग हाईली इम्पैक्टेड होगा। और जो है साइबर अटैक ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो उसका भी अटैक होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं, और जो इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये भी बताया जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के ऊपर देख लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। और IMF ओरी अबाउट इन्फ्लेशन के ऊपर IMF का क्या पॉइंट था उसको बता रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, इन्वेस्टर आर पुशिंग अप द प्राइसेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अभी काफ़ी दिन से देखो इन्फ्लेशन जो है स्टेबिलिटी रेट में है। स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन जो है अभी बढ़ा नहीं काफ़ी दिन से। इंडिया भी इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी रेगुलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा सोचा जा रहा है जो रेपो रेट है मतलब इंटरेस्ट रेट है, हो सकता है आने वाले दिन में जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का RBI है वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट वो डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसा सोचा जा रहा है। तो इन्वेस्टर जो है लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टर है वो लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट जो है एसेट को उन्होंने प्राइस जो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। एसेट का प्राइस जो खरीद रहा है, जो एसेट प्राइस जो इंक्रीज होते लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उनका मतलब फाइनेंस जो इन्वेस्टर है वो लोग सोच रहा है गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है उनको जो रेपो रेट व इंटरेस्ट रेट आने वाले दिन में डिक्रीज कर दे। अभी तो ज़्यादा है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो आने वाले दिन में इन्फ्लेशन अगर कम हो जाएगा तो हो सकता है
गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को वो रिड्यूस कर दे। ठीक है, इसलिए पहले से ही वो लोग इन्वेस्टर जो है, जो एसेट है, जो मतलब लैंड हो गया, जो एसेट है, उनको उन्होंने दाम जो उनको इंक्रीज करने के लिए पुश अप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी लैंड खरीद रहा है, खुद ही खरीद के रख रहे हैं, दाम जो लैंड तो खरीद करेंगे तो एसेट जो प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन उसके बाद जो क्या होगा, इन्फ्लेशन वर्सेज इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा सोचा जा रहा है। जो अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएंगे तो, और गवर्नमेंट जो अगर इंटरेस्ट रिड्यूस कर देंगे इंटरेस्ट रेट, तो इकोनॉमिक जो है धीरे धीरे बूस्टअप करेंगे, ऐसा बहुत सारे जगह इकोनॉमिस्ट जो है ये सोच रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो शो दिए गो हैड परचेजिंग फाइनेंशियल, तो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट को उन्होंने इंक्रीज खरीदना चालू कर दिया। इसलिए जो फाइनेंशियल जो एसेट है, मतलब जमीन नहीं, लैंड है, उसका प्राइस बहुत बूस्टअप हो गया। लेकिन ये बोल रहा है, आई में क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता कि कोर इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी 3 मंथ हाई में, कोर इन्फ्लेशन ऑलरेडी 3 मंथ हाई है। इन्फ्लेशन आने वाले दिन में कम होते जाए, आने वाले दिन में और बढ़ने का चांसेस है। तो इसको और भी जो जियो पॉलिटिकल इशूज है, तो रेड सी क्राइसिस है। दूसरे कुछ दिन पहले जो ईरान के साथ इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जो यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, ये जो सेंट्रल है, वो सेंट्रल जो वेस्टर्न एशिया यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है, इसमें जो इन्फ्लेशन का पॉइंट और इंक्रीज होने, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। क्रूड ऑयल पर इंक्रीज हो ही गया ऑलरेडी, और भी जो क्रूड ऑयल पर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, तो और भी जो है इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होएगा तो इंटरेस्ट रेट जो है और ज़्यादा इंक्रीज होने का चांसेस है। तो ये भी पॉइंट बोल रहे हैं। स्विंग इन्फ्लेशन और पैसा जो उसमें क्या इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो जो है इन्वेस्टर जो है, जो पुशिंग कर रहा है जो अपना एसेट को, हो सकता है वो लोग जो है गवर्नमेंट से पैसा उधार करना चालू कर दे। उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्टेड पॉइंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। जिसमें शार्प करेक्शन इन एसेट प्राइस, इसमें क्या है, एसेट प्राइस भी बहुत शार्प करेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो एसेट प्राइस का दाम जो काफ़ी इंक्रीज होने का काफ़ी चांसेस है। इसलिए जो इन्वेस्टर जो है उनको सिग्निफिकेंट लॉस होने का चांसेस है। ये भी एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस होने का चांसेस है। इंडिया के केस में क्या होगा, इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ जो है फॉरेन कैपिटल, जो रिसीव का फॉरेन कैपिटल आफ्टर यूएसए 2023 में ऐसा हुआ था। लेकिन एक केस हो रहा है, एक केस ऐसा हो रहा है, अगर जो वेस्टर्न बैंक जो है ना, वेस्टर्न बैंक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन अदर पॉइंट। अगर इंटरेस्ट रेट वेस्टर्न बैंक जो अगर इंक्रीज करेगा, तो रूपी का जो है, इंडियन रूपी के ऊपर उसका प्रेशर पड़ जाएगा। जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो इंडिया से अपना पैसा उठा के और बाकी जो इंटरेस्ट से ज़्यादा वहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर देंगे। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। इसका इम्पैक्ट जो लाइकली उस आरबीआई क्या करेंगे, आरबीआई लाइक टू डिफेंड द रूपी बाय कार्बिंग जो लिक्विडिटी टू रेज इंटरेस्ट रेट, जो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई को भी इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आरबीआई इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगा, और जो इन्फ्लेशन जो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो हम इन्वेस्टर सोच रहा है जो इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होने का चांसेस बहुत कम है। अदर देन जो है, जब तक ना वेस्टर्न बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट डाउन करें, इंटरेस्ट अभी वेस्टर्न बैंक इंटरेस्ट डाउन करने कोई अभी तो चांसेस तो नहीं लग रहा है, ऐसा आई में सोचा है। और बोल लीजिए अनरेगुलेटेड क्रेडिट बाय नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉन बैंक फाइनेंशियल, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, नॉन बैंक फाइनेंशियल एसेट, ये लोग क्या है, बहुत सारे जो है कंज्यूमर को जो है अपना लोन देते हैं। ठीक है, जो है लोन देते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम में उसको लोन लेने के कैपेबल नहीं है, उन सारे लोगों को जो है कॉर्पोरेट ऑफिस बाकी जो आदमी लोगों को लोन देते हैं नॉन फाइनेंशियल जो है, तो वो क्या हाई, उसको क्या इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलता है। उसमें फ़ायदा क्या होता है, जो इन्वेस्टर है उनको नॉन फाइनेंशियल बैंक से इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलता है, नंबर वन। दूसरा जो लोग उधार लेते हैं उनको भी जब लोन मिल जाता है, क्योंकि बैंकिंग से लोन इसको नहीं मिल रहा है, इसके जो है बहुत सारे रिस्क हो जाता है, क्योंकि इसे ऐसा लोगों को लोन देते हैं जो है उसके इंटरेस्ट जो है, लोन का इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट चुकाने के काबिल नहीं है। तो मतलब एक जो लोन जो है वो अपना रिस्क में आ जाता है। इसलिए भी जो है मार्केट वो फाइनेंशियल क्राइसिस आने का चांसेस है। इसलिए तो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट ग्लोबली ग्रू 2.1 ट्रिलियन डॉलर जो है लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है,
बोरोवर ऑफ द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट मे नॉट बी फाइनेंशियली साउंड बता रहे। इन्वेस्टर रिस्क है, तो इन्वेस्टर जो रिस्क, तो लोन में इन्वेस्टर रिस्क में आ जाएगा, जो बात कर रहा था हमने। India may also seen growth in small private market with the rise in alternative investment fund AIF। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया में काफ़ी ग्रो है, जो भी लार्ज स्केल में नहीं है अभी, बस 3.4 लाख करोड़ अभी जो 2022-23 में। फिर भी जो इसका जो हाई रिस्क में है, इन्वेस्टर जो हाई रिस्क है, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टर जो है बैंक करप्ट हो जाता है, जो लोग जिसको लोन देता है, तो जब मार्केट फ्लक्चुएशन होता है तो ये लोग के बैंक करप्ट हो जाता है, बैंक का पैसा जमा नहीं कर पाते, इसके लिए भी जो है इशू जो है इन्वेस्टर को प्रॉब्लम आ सकता है, और इंडिया के मार्केट का भी हाई प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए जो एक ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF का रिपोर्ट, ये बहुत ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और ग्लोबल के भी लिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाई आर शुगरी प्रोसेस फूड हार्मफुल। रिसेंटली पेपर में काफ़ी चर्चा में है, नेस्ले का कई प्रोडक्ट बेबी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर शुगर कंटेंट के ऊपर काफ़ी पेपर में न्यूज में आया था। इसके ऊपर हिंदू का एक आर्टिकल है, हाउ डज दिस फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो फसाई जो है मॉनिटर शुगर सॉल्ट एंड फैट कंटेंट इन फूड आइटम। फसाई जो है फूड प्रोडक्ट पर जो है सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट और फैट कंटेंट कैसे मॉनिटर करता है, और जो मिल्क बेवरेज प्रोडक्ट है बेबी फूड के, उसको भी कैसे मॉनिटर करते हैं, ये इसके ऊपर आर्टिकल है। ये आर्टिकल ये बता रहे हैं जो मॉल्टिंग प्रोसेस है, मॉल्टिंग प्रोसेस मेनली जो है ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोड्यूस सिंगल मॉल्ट व्हिस्की प्रोडक्ट में यूज होता है, बट ऑल्सो यूज टू मेकिंग मॉल्ट बेस्ड मिल्क बेवरेज में जो है वो भी यूज होता है। मॉल्टिंग इज ए प्रोसेस ऑरिजिनेटेड यूज बाय सिंगल मॉल्ट व्हिस्की। कोई भी जो बार्ली है उसको पानी भिगो के उसको अंकुरित किया जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद सूखा जाता है, उसके बाद पीसा जाता है, ठीक है। इसमें प्रोसेस में जो है जनरेट होते हैं शुगर कंपोनेंट जनरेट होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, जो केरल से मिल्क बनते हैं, उसको पानी से गिरो के उसको अंकुरित किया जाता है, उसके बाद उसे सुखाया जाता है, उसके बाद ड्राई किया जाता है, उसके बाद पिसा जाता है, उसमें क्या शुगर डेवलप होता है, ठीक है, मेकिंग द मॉल्ट बेस्ड मिल्क बेवरेज, ठीक है। ग्रेन व्हेन जार्मिनेट, जब जार्मिनेट किया जाता है, उसको अंकुरित किया जाता है, स्टार्च ब्रेक इन डाउन शुगर, जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन इन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो फैब्रिक जो फूड आइटम में शुगर है, वो भी जो आइटम में स्टार्च है वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। वंस यू जार्मिनेट ए ग्रेन, द स्टार्च ग्रेन ब्रेक्स डाउन शुगर बाय एक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल एमाइलेज के साथ एंजाइम क्रिएट करके जो स्टार्च है उस शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट जो है पहले जो व्हिस्की में होता था, अभी ये जो माल्टिंग प्रोसेस है, इसमें अभी क्या होता है मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट भी बना जाता है। तो एक तो क्या है, जो फूड है उसमें शुगर भी ऐड हो जाता है, शुगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मॉल्टिंग इज नथिंग बट 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्म ए शुगर बॉन्डेड टुगेदर। दो मॉल्टिंग बॉन्ड होकर शुगर फॉर्म करता है। अपार्ट फ्रॉम एडिड शुगर, द चॉकलेट पाउडर कंटेंट्स ए maltodextrin, लिक्विड ग्लूकोज, maltogenate फ्रॉम मॉल्टिंग प्रोसेस, केरल सोआन जो है मॉल्टोजन, जो मॉल्टिंग प्रोसेस है उसमें मॉल्टोजेनस होते हैं, जो कि एक शुगर कंपोनेंट है, ठीक है। शुगर है कन्वर्ट होते हैं, एक तो एडेड शुगर है और शुगर कन्वर्ट होते हैं, तो जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है उसमें शुगर का मात्रा ज़्यादा रहता है। अभी देखते हैं जो नेस्ले के प्रोडक्ट, बाकी जो आपको जो ड्रिंक्स है, जो बॉर्नविटा ड्रिंक्स है, हॉर्लिक्स है, ये जो प्रोडक्ट है, कितना शुगर होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है, अभी इस प्रोडक्ट में है कितना, वो हमको देखना है, ठीक है। भाषा जो क्लेम रेगुलेशन 2018 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है एडम जो है रेगुलेशन 2018 में भाषा सेड दैट शुगर शुड बी लेस देन 5 ग्राम। जो 100 ग्राम प्रोडक्ट है उसमें 5 ग्राम से लेस होना चाहिए, तो लो शुगर कंटेंट माना जाएगा। अगर लो शुगर कंटेंट माना जाएंगे वो हेल्थ के लिए सही है, लेकिन अभी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा है, जो इस स्टैंडर्ड उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। हेल्थ ड्रिंक से उसका काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे बोले जो कंज्यूमिंग जो है 100, अभी जो कुछ चाइल्ड प्रोडक्ट है उसमें जो अगर 100 ग्राम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें 40 ग्राम्स को ज़्यादा शुगर इंटेक है, उसके हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एडवाइस थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो कंज्यूमिंग दे 25 ग्राम, मैक्सिमम 25 ग्राम। अभी क्या उसमें हमारा 40 ग्राम्स आ रहे हैं, तो मैक्सिमम से कभी ज़्यादा है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी
ये इम्पैक्ट, इसलिए जो मैटर है मतलब है जो मैक्सिमम जो है 25 ग्राम होना चाहिए पर 100 ग्राम प्रोडक्ट के ऊपर, अभी ये जो 40 ग्राम्स के ऊपर आ रहा है वो भी काफ़ी हेल्थ है, मतलब 5 ग्राम तो होना चाहिए, लो शुगर होगा, ठीक। 100 ग्राम मील पर कंटेंट 24 ग्राम शुगर, जो रिकमेंडेड 5 ग्राम रिकमेंडेड है। तो नेस्ले ब्रांड जो है नेस्ले सेल है प्रोडक्ट है, इसमें ये लोग 100 ग्राम, ये नेस्ले सेल है क्या बोलता है बेबी को 100 ग्राम पर डे खाना चाहिए। 100 ग्राम में क्या उसको काफ़ी ज़्यादा 24 ग्राम्स, वैसे 5 ग्राम लिमिटिंग में है, इसलिए जो काफ़ी ज़्यादा है इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हेल्थ के लिए भी, जो बच्चों को हेल्थ है उसको भी इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ये बताया जा रहा है 1 और 2 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन कंपनी जो है उसमें 100 ग्राम बेबी फूड खाएंगे, उसको 24 ग्राम्स का शुगर वो इंटेक हो जाएगा। कभी कभी मादा क्या एडेड शुगर भी दे देते, उसको और शुगर कंटेंट हो जाता है। अभी मैटर क्या बोले, बेबी जो है फैमिली विथ जो है टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, बेबी जो है ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं, लेकिन ब्रेस्ट में जो है नेचुरल शुगर फॉर्म ऑफ शुगर जो है शुगर रहता है, ठीक है, जो लैक्टोज रहता है, ठीक है, उसमें नेचुरल ऑकरिंग फॉर्म ऑफ शुगर, तो लेस स्वीट है। अभी बेबी कन्वर्ट हो जाते हैं जो सेरेलैक व जो नेस्ले प्रोडक्ट है उसमें शुगर ज़्यादा है तो वो टेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए जो बेबी के जो पैंक्रियास में जो शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है वो इंसुलिन ज़्यादा क्रिएट करता है, तो आने वाले दिन में जो है वो जाके शुगर पेशेंट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसा पर एस्टिमेटेड इंडिया एस्टिमेटेड और 101.3 मिलियन पीपल इंडिया कोड भी डायबिटीज थे, ठीक है, इसमें ऐसे भी कंडीशन है। विल द फास्टर प्रोब टू एनअप टू कार्प द प्रैक्टिस मिसलीडिंग लेवल्स में जो है कितना करने के जो है लेवल्स जो है उसमें फास्टर ने क्या एक्शन लिया, कैपेसिटी लेवल में कितना होना चाहिए, वो क्या कर रहा है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। सितंबर 2022 में फास्टर पुट एंड ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्या बताया था, उसमें जो शुगर सॉल्ट जो है स्टेटेड दैट हाई फैट शुगर सॉल्ट HFSS फूड मीन्स प्रोसेस फूड प्रोडक्ट which have high level of saturated fat, total sugar और सोडियम, जो प्रोसेस फूड रहेगा उसका अंदर हाई ए से हाई फैट सॉल्ट और शुगर रहेगी, उसको जो हाई रहेंगे। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्या बोले, रिलीज एक्सप्लेन दी एस एस फूड से कंसिस्ट ऑफ हाउ वांट द कंज्यूमर, ऐसे कोई प्रोडक्ट में एस है उसमें जो मैन्युफैक्चर है कंज्यूमर कैसे उसको वार्निंग करेंगे, ये मैटर को लेकर था, ठीक है। इट इम्प्लाइज इफ प्रोडक्ट डिलीवर्स मोर देन 10% ऑफ एनर्जी, कोई प्रोडक्ट का 10% एनर्जी जो है शुगर से व सैचुरेटेड फैट से होता है, वो जो है सैचुरेटेड फैट से होता है, वो HFSS में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, यही बताया जा रहा है। उसमें फंसाई जो बोल रहा है, जो फंसाई जो रेगुलेशन बोल रहा है जो है डिक्लेयर जो है कंपनी नीड टू डिक्लेयर जो है फैट शुगर सॉल्ट कंटेंट इन द फ्रंट ऑफ द पैक, जो पैक का जो है उसका फ्रंट में जो है कितना सॉल्ट शुगर है उसमें मेंशन करना पड़ेगा कोई प्रोडक्ट को, ठीक है, ये भी बोल रहे हैं। इसमें डॉक्टर गुप्ता जो है भाषा का साइंटिस्ट है, उसमें के लिए हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो है फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन जो रेगुलेशन 2019 में बताया, शुगर इज एडेड इन मिल्क केरल बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जो शुगर उसमें रेगुलेशन में बताया था शुगर ऐड करता है, जो मिल्क केरल बेस्ड फूड है उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है जो फूड है उसमें लैक्टोज ग्लूकोज पॉलीमर होना चाहिए, लैक्टोज ग्लूकोज पॉलीमर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर जो है सुक्रोज एंड फ्रक्टोज होगा क्या ये हार्मफुल है, मतलब कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो लैक्टोज ग्लूकोज होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ प्रोडक्ट में जो काफ़ी प्रोडक्ट में सुक्रोज फ्रक्टोज भी है जो हार्मफुल है, तो अभी रेगुलेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है रेगुलेशन मेंशन करना पड़ेगा कौन सी हेल्दी है कौन सी अनहेल्दी है, वही मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें हिंदुस्तान लेबर बता रहे, हिंदुस्तान लेबर जो है एक 2022 में स्टेट दिया था पुणे बेच आंगनबाड़ी जिला परिषद में, वो ऐसा बोला जो है 4,600 आंगनबाड़ी जो है 1.45 लाख चिल्ड्रेन को वो जो है हॉर्लिक्स देने के लिए, हॉर्लिक्स में जो फूड ड्रिंक्स देने के लिए बात हुई थी, ये भी इम्पैक्ट पड़ेगी फूड के ऊपर। ऑल्सो अंडर द इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट एक्ट, इन्फेंट मिल्क इन्फेंट सब एक्ट में बताया जा रहा है इन्फेंट फूड कैन नॉट बी प्रमोटेड भाया एडवर्टाइजमेंट, इन्फेंट फूड है जो नेस्ले का जो फूड है इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं माना जा रहा है कई जगह, इसको भी जो है गवर्नमेंट तरफ से एक्शन लेना चाहिए बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल IRDAI
इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, रिमूव्स द एज बार फॉर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। प्रीवियसली जो है हेल्थ इंश्योरेंस 65 ईयर्स ओल्ड को ऊपर जो है मेन वुमेन के लागू नहीं थे, एप्लीकेबल नहीं थे। अभी जो हेल्थ ब्रैकेट जो एज ब्रैकेट है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो अबव एज लिमिट 65 ईयर्स जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेटेस्ट, उसमें क्या होगा, जो इसके ऊपर जो आदमी लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो सकता है, कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट टू सीनियर सिटीजन्स, कैटर टू डाइवर्स डेमोग्राफिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन एंड मेटर्निटी नीड्स जो है उसको भी जो है इंक्लूड होगा। पहले चिल्ड्रेन का नहीं था, मेटर्निटी नीड्स का नहीं था, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। IRDAI डायरेक्टिव मैंडेट्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर टू डेवलप स्पेशलाइज्ड पॉलिसीज, ऐसे पॉलिसीज बनाने के लिए बोले इंश्योरेंस प्रोवाइडर को, जो इस्टेब्लिश डेडिकेटेड चैनल टू एड्रेस दी क्लेम्स एंड ग्रीवेंस, जो क्लेम्स एंड ग्रीवेंस है उसको भी एड्रेस करने के लिए बोले। कंपनी ऑल्सो इनकरेज टू डेवलप टेलर्ड प्रोडक्ट्स टू मीट स्पेसिफिक एज रिलेटेड रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक जो बुजुर्ग होता है उस एज रिलेटेड रिक्वायरमेंट उस हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी डेवलप करने के लिए बात की थी। फॉस्टरिंग द मोस्ट इंक्लूसिव हेल्थ केयर इकोसिस्टम्स, ठीक है। It add that more will enhance the accessibility, affordability to healthcare coverage across age group। तो पहले जो एज ग्रुप लिमिटेड था, अभी एज ब्रैकेट हटाने के बाद जो ये काफ़ी डाइवर्स एज ग्रुप हो जाएगा, जो इंश्योरेंस कवर हो जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी दिन से पेंडिंग, अभी तो पेंडिंग ही थे केस। अभी बोला आकाश जो है, आकाश चौधरी MD ऑफ आकाश हेल्थ केयर बता रहे, रिसेंट डिसीजन एज रिस्ट्रिक्शन इंश्योरेंस कवर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। उसमें रेस्टोरेंट में जो एक भास्ट जो एज ग्रुप है आदमी लोग जो वहाँ पे कवर कर सकते हैं, कैशलेस के बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें एक पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर मेरा चैनल आपको सही लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।